अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन सफदर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर नफ्सियाती मसाइल की बात की जाए तो हर बंदा ही जो है वो नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है। डिप्रेशन का रहना, एनजाइटी रहना, ओवर थिंकिंग, सोए हुए भी हैं तो दिमाग जाग रहा है, दिमाग कहीं ना कहीं अंगेज है। तो इन सब चीज़ों से किस तरह से बचना है हम बात करेंगे डॉक्टर नौरीन से। और दूसरी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जैसा कि आज वर्ल्ड नो डाइट डे है कि आज का दिन जो है वो कोई डाइट नहीं करनी, इसी हवाले से हम हिबा से बात करेंगे कि अगर हम इसी तरह से करते रहे, वैसे भी इतना जिंदगी में हमको ये नहीं होता है कंसर्न कि ये खाना नहीं खाना, जो मिलता है वो खा लेते हैं, तो हेल्दी किस तरह से खाना है। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर नौरीन सफदर की जानिब और उनसे मैं ये सवाल करूंगी कि एक साइकियाट्रिस्ट को भी किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर। कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक हूँ। नौरीन, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। जी बिल्कुल, अभी आप मुझे समझ पा रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बताइएगा कि एक साइकियाट्रिस्ट को भी किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल, एक साइकियाट्रिस्ट भी अपनी साइकियाट्रिस्ट प्रोफेशन से हट के एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उनको भी डेली रूटीन में माइल्ड टू मॉडरेट इश्यूज़ का सामना करना पड़ता रहता है। लेकिन उसकी मैनेजमेंट और कोपिंग स्किल पे ही हम आज बात करेंगे कि इसको किस तरह से डेली इश्यूज़ को मैनेज करते हैं, या इसको किस तरह से कॉप करके तो नॉर्मल फंक्शनिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट को और एक नॉर्मल इंसान को क्या सेम मसाइल का सामना करना पड़ता? साइकोलॉजिस्ट और नॉर्मल इंसान को कुछ हद तक उनमें सिमिलरिटीज़ है, लेकिन वो जब तक उसमें थोड़ी बहुत मेल फंक्शनिंग हो तो फिर एबनॉर्मलिटी की तरफ जाता है, तब उसको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत रहती है। तो खुद रिकवर करने में क्या आसानी रहती है, क्योंकि सारी चीज़ों को तो पता होता है? बहुत हद तक उनको, चूँकि वो उन सब चीज़ों से अवेयर होते हैं, तो वो उस स्टेज पे जाने से पहले ही वो ख़ुद को क्योर कर रहे होते हैं। लेकिन समहाउ जब वो उनको भी किसी से कंसल्ट करने की या कैथारसिस करने की ज़रूरत होती है, तो वो लाजमी अपने सीनियर से या अपने सेम प्रोफेशन में जो क्रेडिबल डॉक्टर्स होते हैं उनसे लाजमी कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहीं से हम बात कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं डॉक्टर हिबा उस्मान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अच्छा हिबा, ये बताइएगा कि वर्ल्ड नो डाइट डे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, वर्ल्ड नो डाइट डे ना बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनली ये लोग इसको 6 मई को अमूमन करते हैं। और ये इसका मकसद क्या है, इसका बेसिक मीन है कि वो खाना खाना है, ऐसा खाना खाना है, ऐसी डाइट को कट ऑफ कर देना, जैसे एग डाइट हो गई, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी, जैसे ऐसी डाइट जो सिर्फ फ्रूट डाइट होगी, सिर्फ वेजिटेबल डाइट, ये सारी डाइट को कट करना। और ये कॉन्सेप्ट लाना है सोशल मीडिया पे कि हमने ऐसी खुराक खानी है जो हम पूरा साल खा सकें, और ऐसी खुराक खानी है जो बैलेंस हो, जो हमें प्रॉपर मैक्रोज भी दें और माइक्रोज भी दें, और इस कॉन्सेप्ट को बरकरार रखें। वो पूरा साल ला के किसी चंद महीनों में वो ऐसी डाइट कर लें जिसमें उनकी बॉडी लिथार्जिक हो जाए, उनको बहुत से माइक्रो और मैक्रो डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़े। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वर्ल्ड नो डाइट डे बनाया जाता है कि अगर जो लोग किसी भी डाइट पे हैं और वो ऐसी डाइट करें और क्रैश डाइट करें, कुछ लोगों को 3 महीने में वेट कम चाहिए, कुछ लोगों को 1 महीने में वेट कम चाहिए, कुछ लोगों को 2 महीने में चाहिए, किसी की शादी है, किसी का इवेंट है, ईद आ रही है, तो काइंडली अपने आप को, अपनी रूटीन को ऐसे मोनेटाइज करें कि वो आपको लगे ही ना कि आप डाइट करें। आप पूरा साल आपने कहा कि ऐसी डाइट प्लान को फॉलो करें जो पूरा साल हम खा सके, ऐसी कौन सी डाइट है? अच्छा देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ आपने हमेशा क्लीन डाइट लेनी है। क्लीन डाइट का क्या मकसद है कि आपका बहुत अच्छा एक बेहतरीन 400 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट हो। अब उसमें आपकी मैक्रोस में यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, तीनों चीज़ें आपके कवर होती हैं। बड़ा अच्छे तरीके से 10 बजे से पहले आप नाश्ता करें। सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, कोई भी आप एक प्री ब्रेकफास्ट लें जिसमें चिया सीड का पानी हो जाए, या नॉर्मल पानी हो जाए, या बेसल सीड का पानी हो जाए, जैसे भी आपका दिल करता है। रात को सोख किया, सुबह उठ के पी लिया। 10 बजे से पहले आपने नाश्ता कर लेना, और नाश्ते में तीनों कंपोनेंट आपके पूरे होने चाहिए, जिसमें मैक्रोस पूरे हों, फैट भी हो, कार्ब भी हो, प्रोटीन भी हो। अब ये जरूरी नहीं है कि डाइट एक मम्मी डैडी डाइट है और आप 10 बजे से पहले नाश्ता क्यों करें?
अच्छा, एक आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, हमेशा जब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हम फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें तीनों मील्स लेना जरूरी है और बीच में 2 स्नैक्स, और हमेशा याद रखिए जितने स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है उतनी अच्छी आपकी डाइजेशन होती है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, पैरेलल चलते हैं। जब हम 10 बजे से पहले नाश्ता कर लेते हैं, 12 बजे हमारा एक स्नैक होता है, 2 से 3 हमारा लंच होता है, 5 बजे हमारा जो इवनिंग स्नैक होता है, और 7 से 8 के दरमियान हम डिनर कर लेते हैं। तो हमारे पूरे दिन की जो प्रॉपर नॉरिशमेंट हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए वो मिल जाती है स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील के साथ, जिसकी वजह से हम एक्टिव रहते हैं, ना हमें लिथार्जिकनेस फील होती है, ना हमें कोई माइक्रो डेफिशिएंसीज हो रही होती है, ना हमारी बॉडी में ऐसी आयरन डेफिशिएंसी चल रही होती है। ये सारी चीजें हमारी तब चलती है जब हम खुद से डाइट। बिल्कुल ठीक है, यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं डॉक्टर नौरीन की तरफ, और नौरीन से मैं ये सवाल करने जा रही हूँ कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से क्या मुराद है? तीनों चीज़ें आपस में मुख्तलिफ कैसे हैं? और कुछ लोगों का जो है ये भी होता है कि हम सो रहे हैं लेकिन दिमाग जाग रहा है, ख्यालात जो हैं वो आते रहते हैं, वसवसे आते रहते हैं। तो जब वसवसे आते हैं या ख्यालात ऐसे आते हैं या तो कोई इस तरह की हैपनिंग होती है, तो सबसे पहले लोगों का एक जो ख्याल आता है वो ये होता है कि जी जादू हो गया, ये जादू जो है ये बस ये ख़त्म हो गया, बंदा ही ख़त्म होने वाला, जादू हो गया। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है, किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो सकता है इंसान। उनके मुताबिक जो है ये जादू हुआ है। तो मैं ये भी नौरीन से पूछना चाहूँगी कि हम ये जज कैसे कर सकते हैं कि जादू हुआ है या ये कोई नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हैं? क्योंकि अगर नफ्सियाती किसी चीज़ के, किसी बंदे के साथ या किसी बीमारी में लगा दिया जाता है तो ये एक जहन में आता है कि अच्छा जी हम पागल हो गए हैं, हमें लोग पागल कंसीडर करेंगे। तो चलते हैं नौरीन की जानिब और उनसे ये जितने भी मैंने सारे सवाल इकट्ठे जो रख दिया नौरीन के आगे, और मैं चाहूँगी कि नौरीन जो है वन बाय वन इनका जवाब दे। जी नौरीन। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ, ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इस पे बात करते हैं कि ये जब आप बहुत माइनर इशू के साथ हैं, वो आपकी डेली फंक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, जिसमें आपने बात की नींद का प्रॉपर ना आना या फूड इनटेक होना लेकिन उसकी डाइजेशन नहीं है, जिसमें जनरल इश्यूज़ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ वो इम्पेयर हो रही है। लेकिन खैर यहाँ पे जब आप नॉर्मल इश्यूज़ के साथ हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस पे ही अगर हम मैनेज कर लें तो हम एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ते, लेकिन अगर वहाँ पे ही उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो एंजाइटी फिर डिप्रेशन पे चली जाएगी। और डिप्रेशन एक बॉर्डन टर्म है कि जहाँ पे आपको डायग्नोज कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पे एक मेंटल इलनेस हो गई है और यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आप एक साइकेट्रिस्ट के साथ या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या कोई भी थेरापिस्ट हो, काउंसलर हो, उसके साथ आप कंसल्ट करें और आप उन फिर क्लाइंट के असेसमेंट के साथ और उसके डायग्नोसिस के साथ काम किया जाता है कि कहाँ पे किस हद तक इनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है या नॉर्मल छोटे लेवल पर उनको काउंसलिंग करके और फॉलोअप सेशन के साथ उनको रिकवर किया जा सकता है। अगली बात आपने की कि ये जादू टूने इस तरह की चीज़ें, देखें ये बिल्कुल फैक्ट है, हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन में ये सब चीज़ें चलती हैं और कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले सबसे पहले ये जादू टूनों को ही कंसल्ट करते हैं, जो कि उनको ठीक करने के बजाय मज़ीद बीमार करते हैं और मज़ीद ये जो सीवियर किस्म के डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ ले आते हैं, जिसको हमारी फील्ड में कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है, पहले इसको हिस्टीरिया कहा जाता था। ये नॉर्मली इस तरह से है कि जब हम इसको जनरली डायग्नोज करवाने जाएं या टेस्ट रिपोर्ट्स करवाएं तो उसमें किसी तरह की कोई मेल फंक्शनिंग या किसी तरह कोई बीमारी डायग्नोज नहीं होती है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट कर रहा होता है और जो क्लाइंट सिम्टम्स या कोई इश्यूज को रिपोर्ट कर रहा होता है वो इफेक्ट होता है। जादू और इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स एक जैसे जाहिर होते हैं चूंकि वो रिएक्ट वैसे कर रहे भी होते हैं नॉर्मल अपनी रूटीन में कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा चिड़चिड़ापन है या कोई मुझे ये दिखाई दे रहा, कोई मुझे मार देगा, ये सब चीज़ें जिसको वो जादू की वजह से रिपोर्ट करते हैं, ये साइकोलॉजिकली डेफिनेटली उनकी मेंटल हेल्थ को पोर कर रहे भी होते हैं और उसको इफेक्ट कर रहे भी होते हैं। लेकिन जब आप एक जनरल मेडिकेशन के पास चले जाएंगे या थेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, वो फिर उसको एज जादू ट्रीट नहीं करेंगे, उसको अपने कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ रिलेट करते हुए ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ही इस्लामिक हिस्ट्री के साथ टच करें तो डेफिनेटली जादू बरहक है, पर हम इसको साइकोलॉजिकली इंटरवेंशन प्लान के साथ या मेडिकेशन के साथ इसको कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर किसी को कुछ नजर आ रहा है तो वो भी डिसऑर्डर ही है, जादू नहीं है, कोई जिन्नात नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स कहते हैं कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है या मुझे कोई दिखाई दे रहा है, कोई मुझे मार देगा। इसी के साथ ही जब ये बहुत सीवियर कैटेगरी हो, यानी स्ट्रेस लेवल से एंजाइटी पे जाते, जैसे ना कंट्रोल किया जाए तो फिर डिप्रेशन से आगे बहुत सी स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं, जिसको डिप्रेशन से आगे जहां और भी हैं। बिल्कुल हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया या बर वक्त टाइम पे आपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट नहीं किया तो फिर एक से और कई बीमारियां आप आती हैं, क्योंकि सेहतमंद। कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ नजर आ रहा है, कुछ ऐसे आसेब ज़दा चीजें जो है वो फील होना शुरू हुई? बिल्कुल भी नहीं, कभी और भी फिर नहीं। नौरीन ने खुद को जो है अपनी काउंसलिंग की कि नहीं ये डिसऑर्डर है, ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें कभी भी दिखाई नहीं दी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसी सिम्टम्स ज़रूर होती हैं, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया होता है। कोई आपके किसी एक बीमारी की 14 सिम्टम्स हैं, किसी की 12 हैं, किसी की 15 हैं, तो उनमें से हर एक नॉर्मल इंसान के साथ 1 से 2 सिम्टम रिलेट कर रही होती है। लेकिन अगर वो सारी की सारी रिलेटेबल हो जाए तो फिर वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग से मेल फंक्शनिंग की तरफ आ जाता है, और वहीं पे ही उसको एक साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हिबा की जानिब चलते हैं। हिबा, ये बताइएगा कि डाइट का और हमारी नफ्सियात का क्या ताल्लुक है? हिबा, आप प्लीज माइक करिए। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस किया है कि हेल्थ एंड फूड एंड मेंटल हेल्थ ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और मैं इसमें मल्टीपल ऑफ सेशंस दे चुकी हूँ। और इसमें सबसे पहला मतलब जो मैं पॉइंट रखती हूँ कि आजकल 70-80% रोल डाइट का आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि अगर आप मोटे हो रहे हैं तब भी आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, अगर आप अंडर वेट हैं तब भी आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आप प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं तब भी आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, जब आप पोस्ट मॉर्टम यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं तब भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो कुछ लोग इस डिप्रेशन में और मेंटल हेल्थ कंडीशन में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कुछ लोगों की भूख मर जाती है, वो अंडरवेट हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग को बहुत ज़्यादा पीक पे ले जाते हैं। किसी को स्ट्रेस ईटिंग में मीठा पसंद है, किसी को स्ट्रेस ईटिंग में जो है ना नमकीन पसंद है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि ये इंसान की खुद क्रिएट की हुई एक फिलॉसफी है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे क्यों नहीं कहते कि अगर जब खुशी होती है तो हम ये क्यों नहीं कहते कि चलो कोई कुछ नमकीन चीज ले आओ। हम ये क्यों कहते हैं कि हाँ, हम ये क्यों कहते हैं चलो मीठा ले आओ, मिठाई ले आओ, केक ले आओ। हम मीठे को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? क्यों? क्योंकि हमने खुद एक माइंड सेट बना लिया हुआ है कि जब खुशी होगी कि हमने अगर खुश होना तो हमने मीठा खाना है। नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी। ये कहीं सैड होंगे तो फिर क्या खाएंगे? स्पाइसी चीजें नहीं, ये हमारी क्रिएट की हुई चीजें है ना कि अगर हम डाइट करें, वो हम तो बहुत सैड है, हम डाइट करें, डाइट वाला मूड बन जाता है। सैड हैं तो किस तरह का फूड खाना चाहिए कि मूड जो है थोड़ा सा अच्छा बेहतर हो जाए? अच्छा देखें अरूज, सैड हैं तो मेंटल हेल्थ ज्यादा अफेक्ट होती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग। पेशेंट सैड है और स्ट्रेस में गया, ठीक है, स्ट्रेस में गया तो स्ट्रेस ईटिंग किया। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग में आपको पता है क्लाइंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा या तो जंक फूड्स की तरफ जाते हैं और ज़्यादा या तो मीठे की तरफ जाते हैं या राइस ईटिंग बहुत करते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़, अच्छा ये हमारी साइकोलॉजिकली हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया होता है कि अगर हमारा बहुत अच्छा मूड है, अगर हमने कोई पार्टी करनी है तो हमने कोई जंक फूड खाना है। तो अगर मैं कहती हूँ जैसे हमने ये खुद क्रिएट किया और हम खुद इसको ख़त्म कर सकते हैं कि जैसे मैं कासिम अली फाउंडेशन में अवेयरनेस सेशन दे रही थी, वहाँ पे 70-80 बच्चियाँ बैठी हुई थी, उनमें से सबकी मेंटल हेल्थ जो है ना 5 से नीचे ही थी। रात का स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को, फूड को डिस्टर्ब करता है। आपकी डेली रूटीन में आप ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं, देखिए ब्रेकफास्ट जो है ना आपका एक फ्यूल है। अगर आपने सुबह के टाइम अपनी बॉडी को फ्यूल नहीं दिया ना तो आप सारा दिन उस बॉडी को नहीं चला सकते। जो लोग ये करते हैं कि नाश्ता पेट भर के करते हैं कि दिन में हम कुछ नहीं खाएंगे फिर रात को आके खाएंगे, तो ये ठीक है? अच्छा, एकदम पेट भर के खा लेना। अच्छा देखिए, जितना मैंने स्टार्ट में कहा स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील जितने होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ लोग इंटरमिटेंट करते हैं, मैं हमेशा इंटरमिटेंट को कहती हूँ कि आप 2 से 4 हफ्तों से ज़्यादा इंटरमिटेंट ना करें, और तब करें जब आपका वेट स्टबर्न हो जाए, कैलोरीज डेफिसिट पे जाए। लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को इतना एक्टिव करना है, हेल्दी करना है कि आप उस गोल तक तो पहुँच जाए। आप डेली के 7,000-8,000 स्टेप तो कर सके, आपकी बॉडी इतनी अलाउ तो करे आपको कि आपके मसल्स आपको इतने अलाउ तो करें कि आप ये चीज़ें अपनी एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकें। हिबा, आपने 7-8 हज़ार जो है फुट स्टेप की बात की है। डॉक्टर नौरीन के पास चलते हैं, उनसे मैं ये सवाल करूंगी कि अगर हम वॉक करते हैं तो क्या डिप्रेशन जो है वो
डिप्रेशन से रिलीज हो सकता है इससे अगर हम वॉक करते हैं तो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे पहले डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि डाइट और ये जो स्लीप पैटर्न है डेली फंक्शनिंग को किस तरह से इम्पैक्ट करता है और उसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट करती है। बिल्कुल ठीक, इसमें ही आपकी बात को कंटिन्यू करती जाऊंगी कि जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव है हमारी हेल्थ के लिए। जहाँ पे भी आप मेंटल इश्यूज़ के साथ आते हैं तो एक कंसल्टेंट हमेशा ये कहता है कि आप सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में चेंज लेके आएं। डेली रूटीन में आपकी फूड भी आती है, आपकी स्लीप पैटर्न भी आती है, आपका एनवायरनमेंट भी है, आपकी कंपनी है, लाइक आपके पीयर्स हैं, आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, यानी कि हर वो चीज़ जो आपकी डेली फंक्शनिंग से रिलेटेबल है उसको चेंज किया जाता है। इसी के साथ जहाँ पे डाइट की बात कर रही थी वहाँ पे ये है कि आप हमेशा ये जो है अपनी खुराक में उसको कम किया जाए, क्योंकि उससे एनर्जी कम होती है, आपका शुगर लेवल ज़्यादा होता है। जहाँ पे एनर्जी आपकी कम होती है आपके मूड स्पेल्स आते हैं, मूड स्पेल्स आते हैं तो वहीं पे ही आपकी स्ट्रेस वो जनरेट होती है। स्ट्रेस जनरेट होती है तो डेफिनेटली छोटे छोटे आपको माइल्ड किस्म के इश्यूज आने लगते हैं। वहीं पे कंट्रोल ना किया जाए, मीठा खाने से स्ट्रेस होता है डेफिनेटली। ये भी इंडिविजुअली आप वेरी करता है कि कहीं पे जहाँ पे आपका मूड बहुत हैप्पी है तो वहाँ पे आप मीठा एंजॉय करते हो, लेकिन अगर उसका इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है तो वहाँ से फिर आपका एनर्जी लेवल लो होता है। एनर्जी लो होती है तो आपका मूड इफेक्ट होता है, मूड फिर जो है वो आपकी सैड मोड की तरफ चला जाता है। वहीं से ही फिर अगर उसी स्पेल पे वो ज़्यादा देर पे रहेंगे। अच्छा, अगर किसी इंसान का मूड बहुत ख़राब है, जी हाँ, सैड है या कोई भी मसला है, किस तरह का फूड जो है वो इनटेक करें या किस तरह का सोचे, किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाए कि मूड जो है वो सडनली चेंज हो जाए? हम हमेशा ये कहते हैं कि आपकी चॉइसेस में पहले देखा जाता है कि आपको पसंद क्या है। उस पसंदीदगी में हर चीज़ मॉडरेट लेवल पे ली जाए तो वो बेहतर है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपकी खुराक में ग्रीनरी ज़्यादा हो, लाइक आपकी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, और ये लेमन सोडा हो, इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन अच्छा, यही सवाल मैं हिबा से करती हूँ कि हिबा कोई ऐसे फूड है जो मूड अच्छा कर सके? अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपने अपने स्ट्रेस सेटिंग को कंट्रोल करना है ना, तो कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप स्ट्रेस सेटिंग में अगर ऐड कर लें तो आप बैड ईटिंग हैबिट्स की तरफ नहीं जा सकते। इसमें मिश्री, अगर आपने नाम सुना होगा, वाइट कलर की होती है मिश्री, अमूमन स्ट्रेस लेवल को ये सप्रेस करती है। और अगर आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उसका छोटा सा पीस आप अपने मुँह के अंदर रख लें। जब तक वो टाइम स्पैन आपका चल रहा है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है या आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, वो आपके स्ट्रेस लेवल को और आपकी जो बैड ईटिंग हैबिट है उसको कंट्रोल करे। पहली चीज मिश्री है, दूसरी चीज पंपकिन सीड, जिसको कद्दू के बीज कहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। वो आपने अपनी बैग में रखें, उसको एक साथ नहीं खाना, हमेशा जो भी चीज आपने ऐसे स्नैक के तौर पे खानी है वो एक एक कर आपने अपने मुंह में डालनी है। आपको पता है 5 से 7 मिनट का स्ट्रेस फैक्टर होता है जिसमें आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। ये 5 से 7 मिनट अगर आप गुजार लेते हैं इन्हीं कामों में तो आप उस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डार्क चॉकलेट जिसमें स्वीटनर नहीं होता, कड़वी होती है जो, हाँ जी कड़वी होती है, वो आप छोटा सा आप पीस ले लें, आप उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, वो भी आपकी स्ट्रेस ईटिंग को सप्रेस करते हैं। जितनी भी शुगरी आइटम्स हैं, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, जितना, और ख़ास तौर पे व्हीट जिसमें ग्लूटेन है, उनको अवॉइड करें। अब देखें बहुत से लोग कहते हैं मैडम ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस टाइम पे स्ट्रेस होता है उस टाइम पे ये चीज़ें जो है ना हमें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश एक चीज़ से करें, बाकी चीज़ें देखें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ऐड करना ज़रूरी है लाइफ में। बट डार्क चॉकलेट खाने के क्या फ़वाइद हैं? फायदा भी है उसका? बहुत फ़ायदा। आपकी जो है ना मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपकी जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होता है, और आपका जो है ना स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। आपकी जो क्रेविंग होती है, शुगर क्रेविंग, वो कंट्रोल होती है। आप जो वेट लॉस कर रहे हैं और जिसमें उनको मीठे की क्रेविंग होती है, उनको हम डार्क चॉकलेट रिकमेंड कर देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डार्क चॉकलेट की स्मूदीज़ भी लोग पी लेते हैं। वो अच्छा, ये मीठी चॉकलेट से जो है वो एक्सपेंसिव होती है जी, लेकिन लोग जो हैं उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि जो चॉकलेट है वो मीठे ही होती है। अच्छा, यही सवाल मैं नौरीन से करूंगी। नौरीन के चॉकलेट खाने से
डिप्रेशन से बचा जा सकता है, स्ट्रेस से बचा जा सकता है, वो भी डार्क चॉकलेट जो कड़वी होती है? जी, इससे ये कंफर्म नहीं है कि इससे बचा जा सकता है। इससे ये है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में एक बैठी हुई होती बात है कि मैं ये खाऊंगी तो इसके खाने से मेरी जो वो एक स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज़ होएगा। एक्चुअली ये जो डार्क चॉकलेट्स हैं इनका काम है कैलोरीज को बर्न करना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, तो उसके लिए है कि आप डाइट फूड ले रहे हैं या फिर डार्क चॉकलेट के साथ आप कॉफी का अगर कप लेके जिम करते हैं तो ज्यादा जल्दी जो है फैट बर्न होता है। जी हाँ, वो फैट बर्न हो गया, आई मीन कि उसके आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, उससे जल्दी से आपका फैट लॉस हो रहा है। एक्सरसाइज आपकी डेली रूटीन में है, तो आई मीन इसमें भी फिर ये है कि उसको आप बैलेंस करके जितना खा सकते हैं। उसमें भी अगर आप चाय कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो उससे कैफीन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा होगी तो फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, स्लीप डिस्टर्ब होगी, डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ वहीं से ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बिला वजह का डर लगना या खौफ रहना, ये कौन सा डिसऑर्डर है? इसको नॉर्मली हम स्ट्रेस में ही देखते हैं, लेकिन अगर उसको हम मुख्तलिफ परफॉर्मा से गुजारते हैं, आई मीन इसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, अगर उनको उसके क्राइटेरिया में वो कंफर्म हो जाए तो फिर स्ट्रेस नहीं है, ये आगे एंजाइटी से डिप्रेशन में जाता ये स्किज़ोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर के किसी फैक्टर में ये फॉल कर सकता है। लेकिन उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि ये वहाँ तक ना जाए। अगर वहाँ तक चला जाए फिर आपके साइकोलॉजिकल सेशंस, आपकी मेडिकेशंस, आप फॉलोअप सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कितने सेशन जो हैं वो रिकवरी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? ये इंडिविजुअली हर केस पे वेरी करता है कि कौन सा मर्ज किस लेवल पे है और उसको किस लेवल की मेडिकेशन या थेरेपीज़ की ज़रूरत है और कितना वक्त दरकार है। आई मीन इसमें अगर वो बहुत माइल्ड इशू के साथ है तो 4 से 5 सेशन भी इनफ हैं। अगर तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ है और उसको अपनी इलनेस की इनसाइट भी है तो उसको इसके साथ 1 to 2 सेशंस भी काफ़ी होती हैं। और वो अगर वो बहुत पढ़ा लिखा है और उसकी बहुत बैलेंस लाइफस्टाइल है तो उसको खुद ही को मैनेज करते हैं। बस उनका हमारा ये है कि हम उसको अच्छा, अगर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसकी भी थेरेपीज के जरिए गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? उसकी भी मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं और उसको बहुत प्रॉपर्ली उसके साथ 1-to-1 सेशंस करके उनको गाइड किया जाता है कि कहाँ पे अगर आपको एक पोजीशन में हैं और आप बहुत अग्रेसिव हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं। अगर यानी आप एक पोजीशन पे हैं तो अपनी पोजीशन चेंज कर लें, या फिर अगर आप अच्छा, वैसे ये कहने की बातें हैं कि खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हैं। गुस्सा जब आता है तो वो फिर जब तक निकलता नहीं ना, वो सुकून नहीं अगले बंदे को आता। फिर तो क्या किया जाए? कितने सेशन रिक्वायर्ड हैं? आप अगर सेशन करती हैं, किसी को बहुत गुस्सा आता है तो कितने सेशन जो है वो रिक्वायर्ड है? हम उनको एक मैनेजमेंट प्लान ही देते हैं जिसमें आपकी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आप पहले बात कर रही थी एक्सरसाइज करना, वॉक इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन आप उस एनवायरनमेंट से निकल जाते हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वो आपको बहुत इफेक्ट करती है। उससे जब आप एक सिचुएशन से निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो उस इंसान से या उस जगह से, उस बात से आपका ध्यान हट जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पेल जो है वो डिक्रीज होता है, नॉर्मल फूड की तरफ आना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हिबा की तरफ चलते हैं। हिबा, आपने जिक्र किया कि 2 महीने में भी वेट कम हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है? हाँ, कैसे? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए जो रिसर्च है ना वो ये कहती है, आप WHO की भी रिसर्च देख लें कि जो बंदा डेली के 7 से 8 स्टेप्स करता है, 1000 स्टेप्स करता है, वो एक हेल्दी पर्सन है। और दूसरा वो कहते हैं 3 to 4 kg जो है ना। अच्छा, वैसे हेल्दी की क्या डेफिनेशन है? पेट बाहर निकला हुआ है, नहीं, लोअर बॉडी फैली हुई है, ये लेकिन वॉक कर रहा है तो वो हेल्दी होगा? नहीं, हेल्दी का मतलब ये है कि आप मेडिकली हेल्दी हैं। मतलब आपकी कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस मेंटेन है, आपका CBC बहुत अच्छा है, आप में फैटी लिवर नहीं है, आपका यूरिन कंप्लीट टेस्ट एग्जामिन बिल्कुल ठीक है। ये सारी मेडिकली अगर आप हेल्दी हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हेल्दी हों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ऑटोमेटिकली बॉडी लिथार्जिक होती है, वॉक नहीं की जाती, मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं रहती, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है ना। फर्स्ट वी हैव टू बी हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए जैसे कि आपको कहा है कि 7 से 8000 स्टेप्स ज़रूरी है, इसी तरह आपको गुड और क्लीन डाइट भी ज़रूरी है। 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न एक हेल्दी वे से लूज़ करना होता है, और उसमें आपकी ना तो स्किन ख़राब होती है, ना हेयर फॉल होता है, ना आपकी जो है ना आपको लेथार्जिकनेस फील होती है। इस 3 to 4 kg में आप साथ साथ हेल्दी भी हो रहे हैं, ना कि वेट लॉस कर रहे हैं। तो वेट लॉस एक खाली वेट लॉस करना नहीं होता, वेट लॉस के साथ अपनी बॉडी को मेंटेन और बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैटी लीवर के लिए क्या डाइट प्लान है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फैटी लीवर की कोई मेडिकेशन नहीं होती। फैटी लीवर के लिए सिर्फ
मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट है, मतलब आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट से चिकनाई वाली चीज़ें सारी हटा देनी है। आपने जो है ना मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। ग्लूटेन फ्री में आपको वो जिसमें ब्लॉटिंग ना हो, अपने आप को कॉन्स्टिपेशन फ्री करना है, कब्ज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना होने के लिए फाइबर का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यही है। और सारा दिन डिटॉक्स का इस्तेमाल करें, सिंपल डिटॉक्स ले लें, लेमन और मिंट डालें 1.5 लीटर बॉटल में और उसको रीफ़िल करें सारा दिन। आप देखें कि इससे आपकी फैटी लिवर में बहुत अच्छा जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका फैटी लिवर ग्रेड्स जो 1, 2 पे हैं या 2 पे हैं या 3 पे हैं वो रिवर्स होने लग जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो सारी ऑयली चीज़ें फैट्स बर्न करना पड़ेंगे जो आपके लिए हार्मफुल हैं। अच्छा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, लोग नींबू पानी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जो है शक्कर कोला पीते हैं, सत्तू की तरफ चले जाते हैं, तो क्या ये वेट गेन भी इसी तरह से होता है? अच्छा देखिए, सत्तू बहुत अच्छी एक ड्रिंक है, लेकिन सत्तू में शक्कर जो डल जाता है ना वो अच्छा नहीं है, और वो शक्कर एक्स्ट्रा ही डलता है। मीठा ना हो सत्तू कोई नहीं पीता, बट सत्तू एक ड्रिंक है। सत्तू को सिर्फ पानी के साथ लें और वो आपको वेट लॉस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा, ये एक पानी में पीना? हाँ जी, सिंपल पानी में, ठंडा पानी ले लें, ना इतना ज़्यादा ठंडा हो ना इतना ज़्यादा गर्म हो। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डालें सत्तू और वो आपका एक पूरा मील है। आपने शक्कर नहीं डालनी बीच में। जब आप शक्कर डालेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना आप ज़ाहिर बात है शुगर इनटेक करें, और आपको पता है कि यहाँ पे जो शक्कर और गुड़ है वो बज़ाहिर इतना क्यों प्योर नहीं है, तो अगर आपने फिर भी डालना है, बहुत ज़्यादा आपको इंसिस्ट हो रहा है, तो सिर्फ इतना डालें जैसे ½ टीस्पून 1 गिलास पानी में बस। इससे क्या, अगर बहुत ज़्यादा हाइपर इंसान हो जाता है तो ये खुराक मैटर करती है कि आप खा क्या रहे हैं? आपको ज़्यादा जल्दी आप हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, अगर ठंडी चीज़ें खाएंगे तो तबीयत ठंडी रहनी शुरू हो जाएगी। हाइपर एक्टिव के लिए हमेशा कहा जाता है कि आपने मीठी चीज़ें और शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स और इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है। जैसे केचप वगैरह होगी, ये बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पे जो हाइपर एक्टिव हैं उनको भी, जैसे ये चॉकलेट्स हो गई, वाइट शुगर से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करवाएं हाइपर एक्टिव के लिए। और जब बड़ों में ऐसी कोई फीलिंग आए तो हमेशा कहा जाता है, हमारे बुज़ुर्ग लोग भी कहते हैं कि बैठ जाएँ, और बैठे हैं तो खड़े हो जाएँ, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है पानी का ग्लास पी लें, उस टाइम पे ना पिएं, 5 सेकंड के बाद पिएं। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको करना चाहिए और उसको फॉलो करके बहुत अच्छे इम्पैक्ट आता है आपकी पर्सनालिटी पे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौरीन की जानिब चलते हैं जो काफ़ी सीरियस होकर बैठी हुई हैं। क्या हमारी गुफ्तगू इतनी संजीदगी से आप सुन रही हैं या कुछ सोच रही हैं? मैं आपकी बात ही सुन रही थी और मैं उसको डेली एग्जांपल्स मेरे जहन में आती जा रही थी। कोई शेयर करें ना एग्जांपल। जैसे ये बात कर रही थी कि ये सत्तू है और उसमें शुगर इंटेक है, आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ से मुकम्मल तौर पे किनारा भी नहीं करना चाहिए। कुछ आपको टेस्ट भी चाहिए, आपका मूड फ्रेश करने के लिए भी उसका खाना या पीना ज़रूरी है। आप शुगर लें, इनका हर तरह की खुराक खाएं, लेकिन वो बैलेंस हो। और अच्छा, आप डाइट कॉन्शियस नहीं हैं, सब कुछ खा पी लेती हैं? मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन बहुत बहुत बैलेंस्ड। लेकिन मेरी रूटीन में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, वो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। यानी कि अगर मैं वो ना करूँ तो फिर यहाँ पे ही मुझे भी स्ट्रेस आना शुरू कर देता है। वर्कआउट आपका क्या प्लान रहता है? वर्कआउट का क्या इंडोर करती हैं, जिम वगैरह में जाती हैं? मेरा ये है कि मैं जिम जाती हूँ, लेकिन उसमें मेरी रूटीन नहीं, रेगुलर नहीं हूँ मैं। मेरा ये है कि इंडोर ही रहूँ। अगर मैं अपने रूम में ही, तो रूम में मैंने वो सब चीज़ें मैनेज की हुई हैं कि लोग बेड पे भी सोए हुए भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं ख्वाब में। वो तो नहीं करती हैं आप? नहीं, वो होती हैं, लेकिन बेड पे नहीं हो सकती वो अगर तो आप बहुत बहुत परफेक्ट हैं और इतना ही यकीन है तो हो सकता है। लेकिन मैं एक्चुअली इतनी भी यकीन नहीं हूँ। लेकिन ये है कि आप फ्लोर पे या हॉल पे, जहाँ पे भी एक स्पेशियस जगह है, वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ थोड़े से स्टेप्स हैं जो आप करते हैं और वो रेगुलर होते हैं। और मेरी रूटीन में ये कंफर्म्ड है, जब तक वो मैं ना करूं तो वो मेरा फिर वहाँ पे मूड जो है वो। योगा मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? कोई असर फ़र्क पड़ता है इससे? ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आप पे है कि आप योगा ही करें तो आप कंट्रोल्ड हैं, या आपकी मेंटल हेल्थ बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में से योगा एक है कि जो आपकी पर्सनैलिटी पे या मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं योगा ही हो, योगा के साथ आप वॉक ही क्यों ना करें, 30 मिनट के लिए ही करें, या आप मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें, आउटडोर हो इंडोर हो, किसी भी तरह की हो, वो आपकी लाइफ में एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ये जो एडल्टहुड में
आई मीन ये 20s के बाद में तो कंफर्म्ड है आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक एक्सरसाइज मैंडेटली उसको ले आना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, और वो ऑटोमेटिकली ये जो छोटी छोटी तरह की स्ट्रेसेस हैं ये तमाम स्ट्रेसेस जो हैं वो आउट हो जाते हैं और आपका मूड अच्छा चेंज नौरीन, ये होता है। बताइएगा कि अगर हम सो रहे हैं, दिमाग हमारा एक्टिव है, ख्यालात चल रहे हैं, पुरसुकून नींद नहीं आती है, क्या क्यों, वजह क्या है इसकी? उसमें यही है कि कोई भी जहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल प्लेस पे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए बहुत पिंचिंग है, वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जब तक उसको सॉर्ट नहीं किया जाएगा वो आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। अब उसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होएगा। स्लीप पैटर्न उस एक स्पेसिफिक कॉज या उसको स्टिग्मेटाइज होने के अलावा आपका वो जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप सो रहे हो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। वो होने के अलावा जब तक आप उस एक चीज़ का कैथारसिस नहीं कर लेंगे, वो एक इंसान या वो कंसल्टेंट, आपकी मदर, आपका दोस्त, आपका अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको नींद नहीं आ रही, सो भी रही हैं तो दिमाग कहीं ना कहीं अंगेज है? डेफिनेटली एक नॉर्मल इंसान के साथ भी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ ये होता है, तब होता है कि अगर मेरा टी इनटेक ज़्यादा है, मेरी कैफीन ज़्यादा हो गई तो मुझे फिर नींद नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई बात डिस्टर्ब करती है तो हमें खुद भी आइडिया होता है कि इसको मैं बहुत ज़्यादा इसका थॉट प्रोसेस ना करूँ, ओवर थिंक ना करूँ, क्योंकि ये मुझे ही डिस्टर्ब करेगी। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारा बहुत क्लोज कोई हो, हमारा दोस्त है या फैमिली मेम्बर में से, तो उनके साथ ज़रूर बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो कोई ना कोई मिडवे कोई रास्ता निकालते हैं कि उसको सॉर्ट कर दिया जाए और नॉर्मल। ठीक है, अच्छा हिबा के पास चलते हैं। हिबा, ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसा डाइट प्लान, कोई फूड, कोई ऐसी चीज है जिससे पुरसकून नींद आ सके? अच्छा, डाइट प्लान में मैं रात के टाइम जिनको इंसोमिया का मसला है, रात की नींद जिनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ रात को दूध के साथ पहले 2 हफ्ते पम्पकिन सीड लें और फिर नेक्स्ट 2 वीक खशकाश जिसको कहते हैं वो ½ टीस्पून से स्टार्ट करें। अगर किसी को दूध सूट नहीं करता फिर क्या तो करें? आप खशकाश पानी के साथ भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ½ ग्लास पानी के साथ ½ टीस्पून से स्टार्ट करें, वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपकी जो है ना स्लीप साइकिल पे करता है। पम्पकिन सीड तो आप कोशिश करें मगरिब की नमाज के बाद 45 ग्राम रख लें अपने पास और उसको 1-1 करके जो है ना खाएं, उससे आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और जल्दी से ये बता दें कि गर्मियों में क्या डाइट प्लान हमने फॉलो करना है कि हमारा वेट भी गेन ना हो और हम पतले भी हो जाएं? अच्छा, आजकल ना बड़ा कॉन्सेप्ट है वाटर डाइट। गर्मियाँ आ गई हैं, डॉक्टर साहब वाटर डाइट देते हैं। वाटर पानी पी लेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, हम वेट कम। अब अच्छा, उस वाटर डाइट में वो कहते हैं अगर हमें कोई स्मूदीज लिए हैं या जूसेस लिए हैं, उसमें जो है ना शुगर लाजमन होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ शुगर आप लें, लेकिन देखिए अब एक वेट लॉस में आया, ओवर वेट में आया या ओबेसिटी में आया, अब वो बैलेंस पे तो आया नहीं। अब उसकी कुछ चीज़ें हम कट करेंगे तो उसकी बॉडी मेटाबोलाइज होगी ना, और जब वो मेटाबोलाइज होगी वो अपनी एक्टिविटी फैक्टर करने लग जाएगा या लग जाएगी, हम ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐड करने लग जाएं। अब वो अगर प्रेजेंट में वो एक्टिविटी नहीं कर रहा तो हम चीज़ें कैसे ऐड करेंगे? सेकंड, अब गर्मियाँ हैं तो कोशिश करें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, डिटॉक्स अपना बनाएं, सारा दिन उस डिटॉक्स को रिफिल करते रहें। आजकल सब्जियों में घिया, लौकी, टिंडा, गत्तूर, ये सारी सब्जियाँ आई हुई हैं, इनका रायता बनाएं दोपहर के टाइम, वो खाएँ। प्रोटीन अगर आपने लेनी है, अगर आप जिम कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो लिमिटेड अमाउंट में प्रोटीन है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से जो है ना गट इशू स्टार्ट होते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके मुंह पे पिंपल्स निकलते हैं, क्योंकि खुद एक बॉडी टेम्परेचर बहुत हीट अप हुआ होता है। कोशिश करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अपनी डाइट को कंप्लीट करें। अच्छा, रो पीने से या तरबूज खाने से, नेचुरल मीठा, तभी मोटापे का शिकार हो सकते हैं? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि हमेशा हर चीज़ को बैलेंस रखें। वंस इन अ वीक अगर आपने रॉ पी लिया, अगले वीक आपने तरबूज खा ले, 2 हफ्ते में 2 दफ़ा तरबूज का डे रख लिया, तो दैट विल नॉट अफेक्ट योर हेल्थ। बट अगर आप डेली खा रहे हैं तो डेली हर फ्रूट को अपने बॉडी को चांस देना लेने के लिए। एक चीज़ पे हम स्टिक हो जाते हैं, जो तरबूज है उसमें वाटर कंटेंट तो है लेकिन उसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाई। अगर फीका हो तरबूज जो अक्सर निकल आते हैं मैडम, फीका तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल उसको कंट्रोल रखें, वीक में डेज रख लेना। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं कि हर चीज़ खाएं लेकिन उस चीज़ को एक्सेस ना करें एक चीज़ के ऊपर। अच्छा हिबा, ऐसा लग रहा है कि लोग कट लगवा के लेते हैं ना कि मीठा हो, लाल हो। अब लगता है हिबा की बातें सुन के लोगों ने कहना कि कोशिश करें भाई मीठा ना निकले। नहीं, आप तरबूज खाएं, एंजॉय। देखिए, जैसे आम आते हैं, हम शुगर के पेशेंट्स कहते हैं हम गर्मियाँ आ गई हैं, हमने मैंगो नहीं छोड़ा, हम नहीं छुड़वाते, लेकिन हम उनकी डाइट इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो मैंगो को भी एंजॉय कर सकते हैं और अपनी डाइट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर नरीन की तरफ चलेंगे और मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई मैसेज कन्वे करना चाहती हैं आज की जो हमारी आजकल की नस्ल है, नौजवान है,
बहुत छोटी उम्र में डिप्रेशन में मुब्तला है, छोटे छोटे बच्चे भी यही कहते हैं जी डिप्रेशन हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर कोई अच्छा अभी हमने रोक की और तरबूज की बात की, आपका गला भी खराब हो गया, सुन के खराब हो गया। नहीं ये देखें किस तरह से कोरिलेट कर रहा है कि ये जैसे आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो बातें सुनते हैं वो आप पे एक्चुअली किस तरह से जनरलाइज करते हुए आप पे इफेक्ट करती हैं। माय ब्रीथ इज समहाउ इट विल बी इफेक्ट ऑन मी। या आप कह रही हैं कि ये जो हर कोई जनरल पॉपुलेशन में कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, देखें एग्जैक्टली किसी को इस बात का पता ही नहीं है कि डिप्रेशन कितनी एक सीरियस इलनेस है, और हर कोई बगैर जाने उसकी अवेयरनेस के बगैर कहता है मुझे ये डिप्रेशन है। और यही बात अगर हम उनको कहें कि आपको डिप्रेशन है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी बेहतर डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपनी ट्रीटमेंट लें, तो वहाँ जाने से वो गुरेज करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, कोई मुझे पागल कहेंगे, मुझे टैबू करेंगे, स्टिग्मेटाइज करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं, आप जहाँ पे आपको छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, आई मीन किसी भी वाइल्ड इलनेस के साथ हैं, तो आप लाजमी कंसल्ट करें और अपनी विल पावर के साथ काम करें। अगर आप कंसल्ट करते हैं और आपको इंसाइट होती है कि वाकई में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत है। लोग ये इस चीज पे एडमिट भी तो नहीं होते ना कि हमने किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी दिमागी डॉक्टर के पास जाना, भी हम पागल हो गए, फिर क्या किया जाए? ही यहाँ पे ही हमारा काम करने के मकसद होता है कि उनको पहले एग्री करें कि आपके साथ ही कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको आप स्टिग्मेटाइज करें और वो सोसाइटी के लिए आप एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हर किसी आम इंसान के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हुए वो अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ बहुत अच्छे से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही हमारा मकसद होता है कि उनको नॉर्मल फंक्शनिंग उनकी बेहतर करें, और जहाँ पे उनके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हैं वहाँ उन्हीं पॉजिटिव पॉइंट्स को उठाते हुए उनके साथ काम करें, उनको डेली रूटीन में लेके आएं। और हमारा मकसद भी यही है कि देखें सेहतमंद दिमाग ही बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ आता है। अगर तो आप खुद बेहतर हैं तो प्लीज़ दूसरों को हेल्प आउट करें और उनको बताएं कि कहाँ किस क्रेडिबल डॉक्टर के साथ आप काम करें। और ज़रूरी नहीं डॉक्टर ही आपका थेरेपिस्ट है, कोई भी इंसान जिसके साथ बात करने में, बैठने में, अपनी बात को शेयर करने में आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ उसके साथ आप बात करें और अपनी बात को दरमियाने रास्ता कोई निकालते हुए उसको हेल्प आउट करें और नॉर्मल रूटीन की तरफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौरीन सफदर हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर हिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से डिप्रेशन को कंट्रोल करना, और फूड के जरिए भी हमारी हेल्थ तो बेहतर होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।